फेंग शुई आज की युवा की पसंद है, लेकिन वास्तु क्या उस लिहाज से आज की युवा की पसंद है? हम भी यहाँ पे 5 तत्वों का बैलेंस करते हैं, वो वहाँ पे 2 तत्वों का बैलेंस करते हैं। 1000 विंड चाइम लगा दो आप, मैं देखूँ आप कैसे ठीक हो जाओगे, कैसे तंदुरुस्त हो जाओगे बिना घर छोड़े। बकवासबाजी है, जब तोड़फोड़ करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। सर्जरी है तो सर्जरी है, सर्जरी है तो सर्जरी है। ये बेसिक रीजन होते हैं किसी भी घर में टेंशन के। सबसे बड़ा रीजन तो ये दिखता है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ एक ही बेडरूम में सो रहे होते हैं, औरत को आदमी से अलग कमरे में अपना कमरा मेंटेन करना चाहिए। दिस इज 100% प्रूवन, दिस इज 100% प्रूवन। आपकी रिस्पेक्ट उस घर में नहीं होगी। आपके बेटा बहू आपसे नॉर्थ में सो रहे हैं, वो बहू की रिस्पेक्ट करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसी रूम में हस्बैंड के साथ सोती हैं तो 101% आपके हस्बैंड की उन्नति में आप बाधा बन रही है, आप बाधा बन रही है। आपने नोटिस किया होगा, किसी लेडीज से बात करो, छोटी सी बात पे रोने लगती, वो साउथ वेस्ट में सो रही होती। और लेडीज अगर मंगल में के जोन में सो गई तो वो तो पागल हो जाएंगी, वो तो पागल हो जाएंगी। मुझे कोई प्रारब्ध बता दे कि इस आदमी का ये प्रारब्ध था और इसको ये फल मिलना है, इसने वो पाप किया था और ये फल मिलना है। सर मैं नहीं मिलने दूंगा। पाप कर्म के फल भी उसको नहीं मिलेंगे अगर वो अच्छे वास्तु में रहना शुरू कर देगा। तो सर नियति को चैलेंज कर रहे हैं ना, तो चाहे नियति हो, चाहे भाग्य हो, चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली वास्तु सबके ऊपर भारी। ये पितृदोष इतना मन में कैसे घुस गया लोगों के, अगर है ही नहीं। जिन जिन लोगों ने अपने घर में साउथ में मंदिर बना रखा है, उनके घरों में मिसहैपनिंग जरूर होती है, मिसहैपनिंग जरूर होती है। वास्तु तो सर आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी माँ के पेट में जैसे ही आप आए, वास्तु काम करना शुरू कर देते हैं। कि उस मकान का एक चित्र निकालें और निकाल के उसको अपनी नॉर्थ वॉल के ऊपर लगाएं। तो कृपा करके अपने मकान के कागज साउथ वेस्ट वाली तिजोरी में तो कभी ना रखें। वॉशिंग मशीन की कोई सही दिशा हो? ट्यूसडे को मंगल की डायरेक्शन में रखें और बुधवार को बुध की डायरेक्शन में रखें और थर्सडे को थर्सडे की डायरेक्शन में रखें। एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए साउथ का मेन गेट या साउथ की मेन एंट्री? आपको अपने साउथ के एंट्रेंस के पास एक रूम जरूर लेना चाहिए, उसमें घर का मुखिया सोए। आप कह रहे हैं घर में नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए? नेम प्लेट लगानी है ना, घर के मुखिया का नाम लगाएं। घर में बुजुर्गों को किस दिशा में सुलाएं जिससे वो हेल्दी बने रहे? 70 साल से नीचे हैं, साउथ वेस्ट में सुला सकते हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। हर दीवार की एक कहानी है, हर कोने का एक किस्सा है, और इनके बीच एक साइलेंस है या फिर एक इंटेलिजेंस स्पेस है जो आपकी हेल्थ को, हैप्पीनेस को हकीकत में बदलती है। और इसी हैप्पीनेस को आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश हम करते हैं हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में। और यकीन मानिए, जब वो शानदार पावर कपल हमारे साथ जुड़ता है शुक्रवार शाम 6 बजे, तो ये सारी चीजें दोगुना नहीं चौगुना हो जाती हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं शानदार पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बढ़िया, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। सर, कई बार हम एक वर्ड सुनते हैं और कई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते थे, फेंग शुई। सर, ये फेंग शुई को अगर वास्तु के लिहाज से समझूं या अलग से समझूं तो बेटर कौन है सर? सर बेटर कौन है की बात नहीं, सबसे पहले तो फेंग शुई क्या है। फेंग शुई एक्चुअली इंडिया से ही गई हुई एक साइंस है। अच्छा। जिसको उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड किया। हम भी यहाँ पे 5 तत्वों का बैलेंस करते हैं, वो वहाँ पे 2 तत्वों का बैलेंस करते हैं सेम, बिल्कुल सेम स्टोरी है, कोई इसमें खास चेंजेस नहीं है। उन्होंने इसके अंदर गैजेट डेवलप किए, हमारे यहाँ इसमें गैजेट कोई हमने डेवलप नहीं किया। इसमें बदलाव है, करेक्शन है और एक सिंपल सी साइंस है। तो ये फेंग शुई में और वास्तु में, वैदिक वास्तु में अंतर है, अदरवाइज ये सेम है। लेकिन सर, फेंग शुई आज की युवा की पसंद है, लेकिन वास्तु क्या उस लिहाज से आज की युवा की पसंद है? आज की युवा, या यूं कहें इंसान की वो पसंद है जो इजी हो, जो इजी हो वो पसंद है। चलिए आप बताइए, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता किसी को काम करने का जटिल है और एक रास्ता इजी है। आप किस रास्ते पे जाएंगे? आसान वाले पे। आसान वाले पे। तो फेंग शुई इसलिए लोगों को पसंद आती है, आसान है, गैजेट लगा दो, लाफिंग बुद्धा लगा दो,
चाइम लो, विंड चाइम लगा दो और आपका वास्तु हो गया। वैदिक वास्तु में नहीं है। सर आप तो घर तोड़ने की बात कर देते हैं ना, घर तोड़ने के बाद फिर घर छोड़ने की बात भी करते हैं। यस सर, लगा लो ना आप, 1000 विंड चाइम लगा दो आप, मैं देखूँ आप कैसे ठीक हो जाओगे, कैसे तंदुरुस्त हो जाओगे बिना घर छोड़े। ये सब बकवासबाजी हैं सर, कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु और फलाना और ढमकाना, सब बकवासबाजी हैं। जब तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, सर्जरी है तो सर्जरी है। अगर डॉक्टर ने आपके टांग का ऑपरेशन बता दिया तो ऑपरेशन है, दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती। तो इसलिए सर जो वैदिक वास्तु है वैदिक वास्तु है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं और घर को संभालती भी हैं, कई घरों में बहुत तनाव रहता है और पहली नज़र में समझ नहीं आता तनाव की वजह क्या है, और आप ऐसे घरों को अगर विजिट करती हैं तो पहला एनालिसिस उन घरों को लेके आपका क्या है, या फिर ऐसी कोई केस हिस्ट्री जो आपको समझ आती हो कि भाई ये बेसिक रीज़न होते हैं किसी भी घर में टेंशन के? सबसे बड़ा रीज़न तो ये दिखता है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ एक ही बेडरूम में सो रहे होते हैं, यूजुअली क्या होता है, एक जॉइंट फैमिली हमें बुलाती है तो हम तो ऑब्वियसली हम जाते ही सबसे पहले पूछते हैं कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो सबसे पहले मदर इन लॉ, ना सब ठीक है, मेरी बहू तो गाय है, मेरा पति तो मेरे बिना कोई डिसीजन नहीं लेता, मेरा तो सब ठीक है। अब उनसे अगर हम धीरे धीरे जब परतों पे परतें खुलनी शुरू होती हैं और उनकी हम ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो वो डिनाई नहीं कर पाते, तब फिर वो अपने दुख दिखाती हैं कि यस दिस इज़ हैपनिंग विद मी। देखिए क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक रूम में सो रहे हैं, हमारे शास्त्रों में हमेशा से किंग्स बेडरूम और क्वींस बेडरूम अलग बताए गए हैं। यहाँ तक कि किंग्स बेड और क्वींस बेड का साइज भी अलग होता है और बेड भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले यही साइंस मेंटेन करनी चाहिए। औरत को आदमी से अलग कमरे में अपना कमरा मेंटेन करना चाहिए। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड वाइफ को अलग सोना चाहिए। अब क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे सो रहे होते हैं ना, स्पेशली 50+ के बाद जब वो सास के रोल में आना शुरू कर देती हैं, सर उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अगर आप एक ही बेडरूम में सो रही हैं और वो बेडरूम आपका अगर साउथ वेस्ट में मेंटेन्ड है और आप भी उसी साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में सो रही हैं, दिस इज़ 100% प्रूवन, आपकी रिस्पेक्ट उस घर में नहीं होगी। उस टाइम पे आपका हस्बैंड भी आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा। और देखिए, आपके बेटा बहू आपसे नॉर्थ में सो रहे हैं, वो बहू की रिस्पेक्ट करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसी जोन में उसके साथ सो रही हैं। तो आप अपने साथ कितना गलत कर रही हैं। आप अपने मन मार के आप बता रही हैं कि आए मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपके अंदर हम झांक रहे हैं कि आपके ऊपर। और देखिए, आपके ऊपर असर तो क्या पड़ेगा जितना आप अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रही हैं। अगर आप उसी रूम में हस्बैंड के साथ सोती हैं तो 101% आपके हस्बैंड की उन्नति में आप बाधा बन रही हैं। उसका सक्सेस रेट डाउन हो जाएगा, उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, उसका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होगा और उसका फैमिली में भी उसके सबके साथ रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाएगी। केवल किस लिए? क्योंकि आप उसके साथ उसी बेडरूम में सो रही हैं। लेकिन सर हम तो देखते आ रहे हैं, मतलब अपनी जनरेशन से पहले भी, उससे पहले भी, हस्बैंड वाइफ तो एक ही कमरे में सोते हैं सर, एक ही बिस्तर पे सोते हैं। अरे सर आपने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा। अच्छा। हमारे मदर फादर भी अलग अलग सोते थे, हमारे दादा दादी भी अलग अलग सोते थे, परदादा भी अलग सोते थे। वो सब बैल खाने में हमारी जगह बनी हुई थी, वहाँ सारे जेंट्स वहाँ सोया करते थे और लेडीज़ सारी अंदर सोया करती थी। तो एक ही सिस्टम चला आ रहा था। आप छोड़ दीजिए उनको भी। आज आप कोई किला देखने जाइए, वहाँ आपको रानी के महल अलग मिलेंगे, राजाओं के महल अलग मिलेंगे। क्यों जी? अभी हम गए थे वो जैसलमेर का किला देखने, जयपुर का, तो वहाँ पे वो 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए अलग अलग उसने महल बनाए हुए थे। उसका खुद का महल, राजा का मानसिंह का महल अलग था। तो सबके महल अलग अलग होते थे। ये एक कॉन्सेप्ट था जो पौराणिक काल से चला आ रहा था। और देखिए कितने बड़े बड़े खानदान इकट्ठे रहते थे। आज एक हस्बैंड वाइफ एक घर में नहीं इकट्ठे रह पाते। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ समझ के चलिए कि अगर वास्तु ये कहता है कि अलग अलग बेडरूम मेंटेन करने हैं,
तो वो अलग अलग बेडरूम्स हैं, दैट मीन्स वो आपके घर के अलग अलग जोन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड वाइफ अलग हो जाओ, आप इस बात में, इस भाषा को समझिए। आप एक अब हस्बैंड वाइफ आप इकट्ठे आके सो सकते हैं एक ही रूम में, पर अपना जो सामान है, आपका जो क्लोजेट है, आपका जो अलमीरा है, आपके क्लोथ्स हैं, आपकी ज्वेलरी, आपका कैश है, आपका अपने पर्सनल, लेडीज़ की भी बड़ी सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपके नैपकिन्स वगैरह भी होते हैं, ये सब आपके एक जोन में मेंटेन होने चाहिए। ये आपके घर के साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। आपकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको लोग बुलाना बंद कर देंगे। आपने नोटिस किया होगा, किसी लेडीज से बात करो जो छोटी सी बात पे रोने लगती है, वो साउथ वेस्ट में सो रही होती है। अच्छा, वो इतनी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा त्रस्त हो जाती हैं अपने सिस्टम से, लोगों के बिहेवियर से, कि उन्हें ज़रा ज़रा सी बात पे रोना आता है। आप उन्हें ज़रा ईस्ट में सुला दीजिए ना, उनका बेड ईस्ट में लगाइए, देखिए तमाशा, कैसे कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा और कैसे शेरनी बन के जीवन जिएंगे। तो वो जोन है ही नहीं एक्चुअली लेडीज़ के लिए। वो जोन मंगल का जोन है, आपका साउथ जोन जो है मंगल का जोन है। और लेडीज़ अगर मंगल में के जोन में सो गई तो वो तो पागल हो जाएंगी, दिमाग उनका 7वें आसमान पे, हाइपर हो जाएंगी। और वैसे भी आप अगर किसी का, लेडीज़ का मंगल, वैसे तो जेंट्स का भी, अगर मान लीजिए लगन में बैठा है तो वो भी हाइपर रहेगा। और लेडीज़ का है तो फिर तो एक तो करेला वो नीम चढ़ा, औरत नहीं संभाल पाती उसको। तो इसलिए जो मंगल का जहाँ प्रभाव हो वहाँ से औरत को बचना चाहिए। आप बुध के जोन में आएँ या बृहस्पति के जोन में आएँ तो आप अच्छी एक सक्सेसफुल और खुशनुमा लाइफ जी सकती हैं। ठीक है, लेकिन सर हम अपनी ज़िंदगी को जब देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें भाग्य भी है, कर्म भी है, हमारे प्रारब्ध भी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच वास्तु कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? देखिए सर, हम बात करते हैं, पहले एक एक चीज़ लेते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कर्म की। ठीक है। आपके कर्म डिसाइड करता है वास्तु। पहला कर्म ये है कि आपने अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाया। अब वो वास्तु डिसाइड करेगा कि आपने कैसे कर्म करने हैं, अच्छे और बुरे, वास्तु डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध की। हम प्रारब्ध से कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म लेके चले आते हैं, जिसका हम भोग करते हैं इस संसार में, इस जन्म में। अगर आपका वास्तु बढ़िया है, आप बढ़िया वास्तु में आए हैं और आपके प्रारब्ध के कर्म खराब थे, सर उनका जो असर आना है आपके ऊपर वो भी बहुत थोड़ा सा आएगा, 10% 20%। आप 90 से 80% वो भी बच गए अगर आपका वास्तु ठीक है, नहीं तो आएगा ही नहीं आपके ऊपर असर। तो ये रोल तो है प्रारब्ध कर्म का कि आपके प्रारब्ध आपको तंग नहीं करेंगे। और दूसरा, आपके कर्म बदल जाएंगे तब जब आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो वास्तु सब पे भारी है। लेकिन सर प्रारब्ध अच्छा होगा तो ये भी तो कह सकते हैं वास्तु में अच्छा मिलेगा? ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर हम शास्त्रों की माने और हम बात करें, जब हमें जन्म मिलना होता है तो हमारे कुछ संबंध के वजह से हमें जन्म उस आदमी के यहाँ मिलता है। मैंने किसी आदमी को तकलीफ़ दी, कुछ किया, तो वो आदमी मेरा बेटा बन के आ जाएगा, मैं ज़िंदगी भर उसको पालूंगा और बाद में मुझे छोड़ कर चला जाएगा, मुझे वो तकलीफ़ देगा। अब मुझे जो जन्म मिला वो तो उस वजह से मिला ना, पर वो आदमी रह रहा था अच्छे वास्तु के अंदर। तो जो बेटे ने खराबी पैदा करनी थी, उसको छोड़ के चले जाना था, वो सारी चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो गई ना। बेटा उसका बहुत ज़्यादा उसको सुख देने लगा और उसको छोड़ के भी नहीं गया, उसने अच्छी तरीके से पालन पोषण किया, बुढ़ापे में उसका साथ दिया, तो सारी चीज़ें बदल गई। वो प्रारब्ध कहाँ गया? एक बात। दूसरी बात, हमें कौन बताएगा कि इसका प्रारब्ध क्या था? मैं फिर वही चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई प्रारब्ध बता दे कि इस आदमी का ये प्रारब्ध था और इसको ये फल मिलना है, इसने वो पाप किया था और ये फल मिलना है। सर मैं नहीं मिलने दूंगा। मेरे पास कुंजी, मेरे पास शस्त्र, मेरे पास विधा सिर्फ एक ही है, वास्तु। वो पाप कर्म के फल भी उसको नहीं मिलेंगे अगर वो अच्छे वास्तु में रहना शुरू कर देगा। तो आप तो सर नियति को चैलेंज कर रहे हैं ना? यस सर, नियति को चैलेंज तो हर आदमी करता है। आप रोज सुबह उठ के अपनी गाथा खुद लिखते हैं, कोई बैठा आपका भाग्य नहीं लिख रहा।
आप मत आइए ना, बाहर मत जाइए, मैं देखूं कैसे काम होगा, कैसे आपका भाग्य बदलेगा। नियति यही कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां संगेस्तु कर्मणि। नियति यही कहती है कि तू कर्म कर, और कर्म तेरे कौन संभाल रहा है? तेरा वास्तु। अगर तेरा वास्तु बढ़िया है तो तेरे कर्म बढ़िया है, वास्तु बढ़िया नहीं है तो तेरे कर्म बढ़िया नहीं है। भोगेगा ना तो जन्म जन्मांतर तक उनका भोग भोगता रहेगा। तो चाहे नियति हो, चाहे भाग्य हो, चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली वास्तु सबके ऊपर भारी है। ठीक है मैम, पिछले दिनों सर ने एक रील बनाई थी जिसमें पितृदोष की बात कही थी, और वो रील ने कमाल किया हुआ, काफी लंबी चौड़ी उसकी व्यूअरशिप रही। लेकिन मैम किसी ने ये भी कहा कि भाई देखिए पितृदोष जैसी चीज है, मैं गया, मैंने पिंडदान भी कर दिया, और मैं पितरों की आस्था पूजा सब में विश्वास रखता हूँ, लेकिन ये पितृदोष खत्म नहीं हो रहा। ये पितृदोष इतना मन में कैसे घुस गया लोगों के, अगर है ही नहीं जैसे सर कहते हैं, इतना कैसे घुस गया कि लोग खुद ही सोचने लगे कि हमें पितृदोष लगा हुआ है? देखिए, मैंने जितना डायग्नोज करा है, जैसे हम तो इतने सालों से वास्तु कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और एक कुंडली में भी चलो पंचम भाव से हम पितृदोष को देखते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम जिन जिन लोगों के घरों में जाते हैं और जिन जिन लोगों ने अपने घर में साउथ में मंदिर बना रखा है, उनके घरों में मिसहैपनिंग ज़रूर होती हैं। उनके घरों में एक ना एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड, या कहीं स्ट्रेस में, या कोई ना कोई हैंडीकैप ज़रूर आता है। इतना तक प्रभाव हमने उन घरों में देखा है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं। जब लोग हमें बताते हैं कि हमारे घर में कोई एक ऐसा बच्चा है, हम उनके घर में जब जाके देखते हैं तो उनके साउथ में मंदिर बना होता है। अब ये असर किसका आया? आपके खराब वास्तु का। और आपको ऑब्वियसली जब आपके घर में ऐसा बच्चा कोई पैदा होता है जो मेंटली रिटार्डेड है, और कई पंडितों के पास जाओगे, जो पंडित के पास जाओगे हो सकता है बच्चे की कुंडली में वो पंचम भाव से आपको प्रेडिक्ट कर दे कि इस बच्चे पे पितृदोष है। आप कई उपाय कराओगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ओके। लोग बोलते हैं, कहते हैं उसने हमें ये बताया वो बताया, कुछ नहीं हुआ, ये पूजा करवाई वो पूजा करवाई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपका पितृदोष तो वो कर नहीं पाया ना कुछ भी। जब हम उनके यहाँ जाके वास्तु ठीक कराते हैं और केवल उनके मंदिर की पोजीशन चेंज कराते हैं, सर अमेजिंग रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो अब ये पितृदोष कहाँ गया? और फिर पितृदोष का मतलब होता है कि आपके पितृ कौन होते हैं? दादा, नाना, दादा के दादा, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी भी केवल उतना मानती है जितना हमें दिखाई देता है। अगर ग्रहण पड़ रहा है ना, और अगर वो ग्रहण इंडिया के आसपास कहीं उसी जोन में पड़ रहा है और वो हमें दिख रहा है, हम उसे ग्रहण मानते हैं और उसका सूतक मानते हैं। वही ग्रहण 6 महीने बाद पृथ्वी के दूसरे साइड पे पड़ता है, या इवन आपको कहीं एक ही महीने के अंदर अगर चंद्र ग्रहण आपका पड़ रहा है तो उसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण पड़ता है। और मोस्टली ये सूर्य ग्रहण पृथ्वी के दूसरे साइड पड़ता है, जैसे अमेरिका वगैरह किस तरफ दिखाई देगा वो हम नहीं मानते, क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहा, हम उसके सूतक नहीं मानते। तो एस्ट्रोलॉजी भी वो कहती है कि जितना पार्ट हमें हमारी दिशा में दिख रहा है, जितना पर्सपेक्टिव में दिख रहा है, हम उतना ही मानते हैं। तो जो हमें पितृ दिख ही नहीं रहे, उनका दोष हमें कैसे लगेगा? और वो दोष का मतलब हुआ कि वो हमें बेचारे जो हमें दिख भी नहीं रहे, वो हमारे पूर्वज कभी रहे हैं, वो हमें कोई बद्दुआ दे के जा रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। तो सर ये माना जाए कि असल में आपका मन जानता है कि आपने अपने पूर्वजों के साथ क्या किया, और जब गलत होता है तो आपको खुद लगने लग जाता है कि भाई ये दोष लग गया उनका। मैं तो बार बार कहता हूँ सर, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है हमारी आत्मा का। हम जो करते हैं ना जी, हमें ऊपर जाके किसी को लिखवाने की जरूरत नहीं, लिखा गया। आपके सारे कर्म उसमें सॉफ्टवेयर में फीड हो रहे हैं, और वो आत्मा जब निकल के आपके दूसरे शरीर में जाएगी तो आपको फिर वो भोग भोगने पड़ेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं मरता, ये आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर और अमर है। ये वाशांश जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति सन्याति नवानि देहि। तो ये आत्मा कभी नहीं मरती, और उसका एक सॉफ्टवेयर है। आपके सारे कर्म उसमें लिखे जा रहे हैं और वही सामने आएंगे। आप जब कुछ सोचते हैं ना दिन में, आदमी कहता है मुझे बड़ा भयंकर सपना आया जी,
आपने दिन में सोचा ना यार, आपको पता ही नहीं चला आपने कब क्या सोच लिया, वो सपने में आ गया। ऐसे ही आपने पता नहीं क्या कर्म कब कर दिया और वो फीड हो गया और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो कर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई लिख के दे दे, इसका ये पास्ट था, इसने पिछले जन्म में ये कर्म किए थे और ये भोगेगा, मैं उसे नहीं भोगने दूंगा। मैं उसको ऐसा वास्तु दे दूंगा, मतलब ही नहीं वो कर्म भोग जाए। लिख के दे कोई मुझे, जबानी जमा खर्च नहीं, कोई लिख के दे कि हाँ जी इसका ये कर्म था और ये अब ऐसे होगा। हम देखते हैं ना कैसे होगा। तो सर ये वास्तु सब कुछ बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। लेकिन सर एक प्रकृति का नियम है, हम पैदा होते हैं, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये सारी स्टेजेस में वास्तु लागू होता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, सब में लागू होता है, सब में। तो हर स्टेज पे वास्तु का असर बदलता है, हर मोमेंट सर, हर मोमेंट। बचपन में भी वास्तु असर डालता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चा इतना अनभिज्ञ है 5-6 साल तक, तो वो कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। आप अपने बच्चे को, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जी आप कैसे जाने कि हमने अपनी ये तिजोरी कहाँ रखनी है। मैंने बताया था। मैंने कहा जहाँ आपको तिजोरी बता रहा है ना कोई, अब आपने बच्चे को सुला दो। अब बच्चे को जब सुलाएंगे, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मति भ्रम भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको पता लग जाएगा मेरी तिजोरी यही रिएक्ट करेगी। तो अगर बच्चा आपका गलत दिशा में सो रहा है, गलत वास्तु में सो रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वास्तु तो सर आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी माँ के पेट में जैसे ही आप आए, वास्तु काम करना शुरू कर देते हैं। लोगों के बच्चे 8 महीने में हो जाते हैं, कोई 10वें महीने में होता है। क्यों होता है? इसके पीछे वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, प्री मैच्योर डिलीवरी के पीछे आप कह रहे हैं वास्तु है? यस। हमारे पास बड़े केस, हमारा ही केस था। हमें एक डॉक्टर ने बोला कि जी वो ये तो बड़ा गजब हो गया, आप फटाफट एडमिट हो जाओ। हम एडमिट भी हो गए। अभी बच्चा था 7 महीने का, तो एडमिट भी हो गए। एडमिट हुए तो बाई चांस हमारे रिलेशन में डॉक्टर थे, कहते कुछ नहीं तुम मेरे पास आओ। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, हम प्राइवेट में एडमिट हुए थे। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो कहते अभी कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ घर। 1 महीने बाद वो बेटा आया जी, 2 महीने बाद, पूरे 9 महीने जब हो गए तब वो बेटा आया। तो इसमें वास्तु का बदलाव कहाँ हुआ? तो डॉक्टर का बदलाव हुआ ना सर? नहीं सर, हम अच्छे वास्तु में थे। अच्छे वास्तु में डॉक्टर भी तो अच्छे मिलते हैं। हमें अच्छे वास्तु में थे हम, इसलिए हमें सलाह दी गई कि वहाँ आ जाएं। अगर हमारा वास्तु खराब होता तो हमें वो सलाह ना मिलती और हम वहीं काट पीट करवा के अपने घर में आते। उसकी नाल गले में फंस गई है जी, ये हो गया जी, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, घर जाओ। तो इसलिए सर ये वास्तु तो हमारा शुरू हो जाता है जैसे ही हम पैदा होने लायक होते हैं। तो सर इसे मैं ऐसे समझूं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ नुकसान हो रहा है तो भी हम उसकी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने वास्तु खराब कर रखा है, और अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो भी हम जिम्मेदार हैं। तो मैम ये रिमोट कहाँ से मिल रहा है जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजोनेंस। हम जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब भी ये काम करता है। हम घर के अंदर भी जब हम सही डायरेक्शन में ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एनर्जीज को हम जब मैच कर देते हैं, एनर्जीज मैच होते ही काम करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देखती हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कंबशन है। आप बॉल के अंदर भरे, फड़क ब्लास्ट। ऑक्सीजन आग को प्रमोट करता है ना। आप ऑक्सीजन दिखा दीजिए, आग और तेज हो जाएगी। दोनों कितने भयंकर है। अब दोनों को आप मिक्स कर दो, H2O पानी बन गया। दिस इज व्हाट वास्तु डज। इनका आपने जैसे बैलेंस किया, आपका वास्तु पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा। आपने इनको जैसे इम्बैलेंस किया, नेगेटिवली काम करना शुरू कर देगा। एनर्जी तो ऐसी काम करती है ना। एनर्जी इज व्हाट, इट्स ऑन एटॉमिक लेवल, ठीक है, नैनो एनर्जी है ये। अब ये तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कितने आपने बैलेंस करे, किस जोन में कितने हैं ये हमें पता है। हम आपका उसी तरीके से आपको गाइड करेंगे ना, बस उतना ही करना है। ये रेजोनेंस ही क्रिएट करना है अपने घर में, और ये काम करेगी। तो सर यहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपने व्यूवर्स के सवालों को भी शामिल करते हैं। और दोनों जब आप होते हैं
तब तो फिर भर भर के सवाल आते हैं, तो कुछ सवालों को शामिल करते हैं सर। मेरे पास से जगदीश कौर का मैसेज आया है और कह रही है कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि मेरा मकान पूर्वमुखी होने के कारण बिक नहीं रहा है, तो क्या करें? पूर्वमुखी होने के कारण नहीं बिक रहा, ये तो ये अजीब खुद भी बता रही है। देखिए, मैं कई बार वैसे भी बता चुका हूँ कि जिस मकान में हम खुद रह रहे होते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। आप वहाँ से अगर निकल सकें तो बहुत बढ़िया, उसको रंग पेंट कराएं, क्योंकि जब सामान पड़ा होता है तो घर छोटा नज़र आता है और जब खाली होता है तो बड़ा नज़र आता है। तो आप निकल के वहाँ से कराएं। ये तो हो गई हमारी जो प्रैक्टिकल बात है वो। अब वास्तु इसमें ये कहता है कि वास्तु अगर आपका समय अच्छा है तो डेफिनेटली वो बिकेगा। आपका वास्तु उस मकान का अच्छा है तो अपने आप वो बिक जाएगा। तो आप यही कर सकते हैं कि उस मकान का एक चित्र निकालें और निकाल के उसको अपनी नॉर्थ वॉल के ऊपर लगाएं, और उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि वो मकान जल्दी निकल जाए। सर, इसमें वो वाली बात भी हो सकती है जो भी हमने लास्ट में एक विजिट में देखा था कि उन्होंने साउथ वेस्ट में तिजोरी बनाई हुई थी और वहीं पे उन्होंने अपने मकान के कागज़ रखे हुए थे। हाँ, ये भी हो सकता और है। उनको इतनी अड़चनें आ रही थी, तो कृपा करके अपने मकान के कागज़ उस साउथ वेस्ट वाली तिजोरी में तो कभी ना रखें। पहले तो वहाँ से तिजोरी ही ना रखें। आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नॉर्थ से लेके ईस्ट में कहीं पे भी, और बेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट होता ही है, तो उस जोन में आप रखें। वहाँ पे कोई भी वार्डरोब होगी तो ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी भी बिकेगी और बहुत जल्दी भी बिक जाएगी। मैम, एक रील में देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें वॉशिंग मशीन की सही दिशा बताने की बात कही जा रही थी और वो इतना बताया कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, तो मैंने स्वैप कर दिया। आगे मेरे समझ नहीं आया, मैंने कहा पॉडकास्ट में मैम से पूछ लूंगा। वॉशिंग मशीन की कोई सही दिशा होती है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल अच्छा होती है। हाँ, आप मंडे को मंडे की सोमवार की डायरेक्शन में रखें, ट्यूसडे को मंगल की डायरेक्शन में रखें, और बुधवार को बुध की डायरेक्शन में रखें, और थर्सडे को थर्सडे की डायरेक्शन में रखें, फ्राइडे को फ्राइडे की, और सैटरडे को सैटरडे की डायरेक्शन में रखें। ओके सर। डेली आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। देखिए, पता क्या, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये तो लोगों ने क्या, कोई भी अपने घर में बैठ के पॉडकास्ट बनाने वाला बन गया है और एवरीबडी थिंक्स कि वास्तु तो बच्चों का खेल है। ये तो मैं कैसे भी समझा दूंगा, क्योंकि ये आई डोंट नो, ये जो N1 N2 वाले हैं ना, इन्होंने तो भयंकर तरीके से वो छोटे पद करके ना लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है और नाम भी दे दिए कि आप यहाँ ये रख सकते हो, आप यहाँ ये रख सकते हो। दिस इज नॉट वास्तु। तो कहीं भी रख ले मैं वॉशिंग मशीन को? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। आपके घर के, देखिए वॉशिंग मशीन आप उसे यूज कर रही हैं, वो आपके लिए आपका हेल्पर है। ठीक है। तो जो चीज़ आपको हेल्प करती है वो आपसे नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप उसे कहीं पे भी प्लेस करें। अब देखिए, आप कहती हैं मेरे पास वहाँ बाथरूम नहीं है, सपोज उस जोन में, या वॉशिंग का कोई आपका जोन नहीं है, आपके घर में जो आपका वॉशिंग जोन है उसके नॉर्थ ईस्ट में रख दो। इसको हम कहते हैं पंचीकरण सिद्धांत। आप, एक तो होता है आपका घर का वास्तु, एक होता है आपके रूम का वास्तु, एक होता है मतलब हर जोन के अंदर भी हम उसमें वास्तु, जैसे सर समझाती हैं ना, हर जोन के अंदर भी हम वो पंच तत्व लगाते हैं। तो आप कोशिश करें अपनी जहाँ पे भी रख रही हैं उस जोन के नॉर्थ ईस्ट में, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में हो। बाथरूम में जहाँ पे भी आप लगाती हैं उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट का जो भी बाथरूम होगा वहाँ लगाइए ना। नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब मे बी वट एवर डिग्री इट इज़, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट अच्छा खासा 90 डिग्री का जोन है, उससे कहीं भी लगाइए। सर, पारस पराग है, ये कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझको साउथ के मुख्य दरवाजे के मैकेनिज्म के बारे में समझा दीजिए, एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए साउथ का मेन गेट या साउथ की मेन एंट्री। देखिए, जो घर होते हैं उनके दो तरह के हम आज घर की चर्चा करते हैं, एक मल्टी स्टोरी की और एक आप इंडिविजुअल हाउस आपने प्लॉट पे बना रखा है। ठीक है सर। अगर आपने इंडिविजुअल हाउस अपने प्लॉट पे बना रखा है और उसका आपका साउथ में एंट्रेंस डोर है, साउथ क्या करता है, आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ाता है। अब वो फुटफॉल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसमें मान लीजिए आपका अगर आपका रूम भी, बेडरूम भी आपका साउथ में है और एंट्रेंस भी साउथ में है, कुछ पॉजिटिव हुआ। अगर आपका, क्योंकि जनरली जब आपका एंट्रेंस डोर साउथ में हो जाएगा तो आपका रूम दूसरे जोन में साउथ, नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं होगा। अगर वो पोजीशन है, वो बड़ी खतरनाक पोजीशन है, तो आप काफ़ी कुछ लूज़ कर देंगे। अब हम दूसरे हाउस की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया इंडिविजुअल हाउस है या इनका क्या हाउस है। हम दूसरे हाउस की बात करते हैं। दूसरा हाउस हमारा होता है मल्टी स्टोरी के अंदर।
वहाँ मल्टी स्टोरी में क्या होता है, आपके एंट्रेंस डोर के बाहर ओपन एरिया नहीं होता। हाँ। लिफ्ट लॉबी होगी, स्टेयरकेस होंगी, कुछ भी होगा, वहाँ वो कवर्ड होता है। तो वहाँ से एनर्जी निकलने का रास्ता लगभग ना के बराबर होता है। तो इसलिए वहाँ इतनी टेंशन नहीं होती हमें किसी बात की। पर वहाँ भी कहीं भी अगर साउथ फेसिंग है तो आपको अपने साउथ के एंट्रेंस के पास एक रूम जरूर लेना चाहिए, उसमें घर का मुखिया सोए, तो आपके इम्पैक्ट कम हो जाते हैं साउथ के। साउथ क्या करता है, खींचता है, आपके नेगेटिविटी को खींचता है और पॉजिटिविटी को बाहर निकालता है अगर साउथ में एंट्रेंस है तो। और अगर आपके मल्टी स्टोरी में है, वहाँ लिफ्ट लॉबी होती है, तो वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आता, तो वहाँ आप बच जाते हैं। और अगर इंडिविजुअल हाउस है तो आपका साउथ में एंट्रेंस है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, तो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म उसका है। ठीक है। और ये जो मल्टी स्टोरी के घर हाँ। होते हैं जिनका अगर साउथ फेसिंग है तो वहाँ कृपा करके वहाँ भगवानों की मूर्तियाँ ना सजाएं। और स्पेशली वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो शुभ लाभ भी लिखते हैं, वो भी ना लिखें, क्योंकि साउथ जो होता है वो पूजनीय नहीं है। हमारा जितना पूजा का स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो कृपा करके साउथ में भगवानों की मूर्ति एंट्रेंस पे, जो लोग एंट्रेंस पे स्पेशली सजा देते हैं ना, तो वो बिल्कुल ना सजाएं। उसको जितना खाली रखेंगे वो ज़्यादा सुंदर बनाएं। आप डोर अपना विशाल डोर बनाएं, लेकिन एम्प्टी। आप अपना नेम प्लेट लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल। अदरवाइज नेम प्लेट भी वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके पापा का है, पापा के बाद आपको पास आता है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो एम्प्टी रखें। अच्छा, आप कह रहे हैं घर में नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए? एक बड़ी विडंबना है साउथ फेसिंग डोर के बारे में। आपने नेम प्लेट की अगर बात की, पहले मैं उसकी बात कर देता हूँ। अगर साउथ में हमने नेम प्लेट लगानी है ना, घर के मुखिया का नाम लगाएं। अच्छा। हाँ जी। और अगर नॉर्थ में कहीं आपके एंट्रेंस डोर है तो वहाँ पे नेम प्लेट पे मुखिया का नाम ना लगाएं, कोई और नाम लगाएं। सर, देखिए बहुत सारे लोग भगवानों के नाम पे भी घर का नाम रख लेते हैं, वो सही होता है सर? रख लें, क्योंकि जो एनर्जी काम करती है, जो नेचर काम करती है, वो तो जो आपका पहला अक्षर है ना उस पर काम करती है। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज करते हैं, उस पर काम करती है। भगवान का नाम रख लिया या आपने मेरा नाम रख लिया, किसी का नाम रख लिया, अपना नाम रख लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर भगवान का नाम रखा है, शिव का रख लिया, राम का रख लिया, तो जो एस है वो काम करेगा, वो आर है वो काम करेगा। पहला अल्फ़ाबेट आपके साथ रेजोनेट करता है कि नहीं, आपके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है कि नहीं, ये कांकड़ी विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ग विचार हो, कांकड़ी विचार हो, हम इससे जब देखते हैं ये काम करते। लेकिन सर बहुत सारे जब घरों में मैंने देखा है उनके पूर्वज नहीं रहते हैं, उन मरे हुए लोगों के नाम पे भी घर के नाम रख लेते हैं, वो ठीक होता है? नहीं सर, वो कुछ भी रखे ना। अच्छा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है? उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो फर्स्ट नाम होता है वो तो उनकी भावना है, उनके इमोशंस हैं। प्रकृति इमोशंस की कदर नहीं करती। होता रहे ना कुछ भी, उसके अपने थंब रूल हैं, उन्हीं पे चलती है वो। अगर पानी ने भिगोना है तो भिगोना है, आग ने जलाना है तो जलाना है, हवा ने सुखाना है तो सुखाना है। तो उससे प्रकृति, उससे लेना देना नहीं है। आप किसी का भी रखें, उसका जो पहला अक्षर है वो काम करता है। आप किसी का भी नाम रख सकते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रेजोनेंस आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ रेजोनेट करता है कि नहीं करता, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैम, तापसी राउत का मैसेज है, कह रहे हैं कि मेरे घर में साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, मेरी हेल्प करें प्लीज़, क्या करूँ मैं? है तो डिफ़िकल्ट कंडीशन। अब ये दो चीज़ें होती हैं ना जी, इसमें कितने टाइम से है, क्या ये किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए, दूसरे जितने जोन हैं उनकी क्या पोजीशन है। अगर मान लीजिए नॉर्थ बहुत उन्नत स्थिति में है, बढ़िया है, तो इसके इम्पैक्ट कम आएंगे। तो ये जो स्थिति बता रही है तो खतरनाक है ये खतरनाक है। कोई ना कोई बेड रिडन होगा। अब ये कह देना सिर्फ कि जी हम इसकी वजह से ही परेशान हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी और की वजह से ही परेशान हो, कोई और कुछ और भी दोष हो सकता है। पर हाँ, ये जो बता रही हैं ये पेनफुल है। एक सवाल है कि मोहन सिंह है सर, मोहन सिंह कह रहे हैं मैं छतरपुर से आपको मैसेज कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि घर में बुजुर्गों को किस दिशा में सुलाएं जिससे वो हेल्दी बने रहे, स्वस्थ बने रहे। देखिए, अगर 70 साल से नीचे हैं साउथ वेस्ट में सुला सकते हैं, 70 साल से ऊपर हैं वेस्ट में सुला सकते हैं, और
अगर उससे कम है, 50 साल से कम है, तो साउथ में सुला सकते हैं। तो ये स्थिति बना सकते हैं। ठीक है। और अगर भगवान ना करे, अगर ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि वो बिल्कुल बेड रिडन है, मे बी शायद 90+ हैं और बहुत दुखी होके उनका समय कट रहा है, असहनीय उनका शरीर हो रहा उनको है, मुक्ति मिल जाए, उनको हाँ मैम, मुक्ति मिल हाँ। जाए, तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुला दें। अच्छा, वैसे इनका कंसर्न तो ये है कि उनका बुढ़ापा आराम और चैन से कट जाए। तो अभी तो इनके पेट में लग रहा है बुजुर्ग अभी अगर बुजुर्ग हो रहे हैं। अगर 70 से नीचे हैं तो साउथ में ही सुलाएं। अच्छा, ठीक है। मैम एक मैसेज है, ये है अजय किशोर, ये कह रहे हैं कि मेरे घर के उत्तर में एक तालाब है, यहाँ क्या मुझे घर बनाना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पोजीशन है, तालाब है और ओपन एरिया है, हाँ ज़रूर। आप तालाब घर से बनाएं। कोई इशू नहीं है? नहीं, तालाब तो बहुत बढ़िया है, नॉर्थ में अगर तालाब है तो बहुत बढ़िया है। मे बी वो रुका हुआ पानी होता है, बट जल तत्व होना उस जोन में अपने आप में बहुत बढ़िया माना जाता है, और है भी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखे हैं। ठीक है। हालांकि सर एक सवाल है, इन्होंने शायद पॉडकास्ट सही से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सबके सवाल शामिल करते हैं। रंजीत बांगरे हैं, कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की पेपर दक्षिण पश्चिम में आप रखने को मना कर रहे हैं, तो फिर कहाँ रखें ये भी तो बताइए। नॉर्थ ईस्ट में आप उसको नॉर्थ या ईस्ट में रख सकते हैं ना। दक्षिण पश्चिम में तो आपने रखा नहीं, प्रॉपर्टी के झगड़े पड़े नहीं, आप रखिए नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी रखिए उसे। ठीक है। तरुण वर्मा है मैम, वो कह रहे हैं कि मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ, एक सॉल्यूशन मांगिएगा गुप्ता जी से, ये कहा है, तो मैं शिफ्ट हो जाऊं। आप भी गुप्ता ही हैं वैसे तो, पर सर के लिए ये सवाल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर माता पिता पुत्र से नॉर्थ में है और साउथ में शिफ्ट होने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? कौन है, कहाँ से हैं? सर ये है तरुण वर्मा, गुड़गांव से। उनकी फोटो तो आप लगा ही सकते हैं ना अपने साउथ में, अपने पलंग के पीछे उन दोनों की फोटो लगाएं आप। अपने माता पिता की फोटो साउथ में लगाते हैं? अच्छा, अपने से साउथ में लगाएं तो डेफिनेटली जरूर फर्क पड़ेगा। अपने से जब आप कहते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है? आपका बेड लगा हुआ है, ठीक है, आप इस बेड पे सो रहे हैं, एक तो आप साउथ में सो रहे हैं और साउथ आपके पीछे बैक वॉल है, वहाँ लग गई। मान लीजिए आप यहाँ सो रहे हैं और साउथ वहाँ है, तो आप वहाँ लगाएंगे। नहीं तो सोने की स्थिति को आप अपने से डिफाइन करते हैं? यस, क्योंकि मैं तो जितनी बार घूमूंगा मेरी दिशा बदल जाएगी। नहीं, सोने की, जहाँ आप सोते हैं, ओके, जहाँ आप सो रहे हैं। और थोड़ी सी कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल 180 डिग्री साउथ नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा अवॉइड करें। मैग्नेटिक फील्ड का, आपके कंपास का, आपके कंपास आपने जब घर के सेंटर में लगा के अपनी डिग्री देखते हैं तो एग्जैक्ट 180 डिग्री के आसपास ना हो, थोड़ा सा 10 डिग्री इधर या उधर हो। ओके, ठीक है। मैम ये न्यू एंटी कलेक्शन से एक आईडी है, उससे सवाल आया, कह रहे हैं कि नॉर्थ दिशा में हमारा मंदिर है, छोटा सा वुडन बॉक्स का है, और उसके नीचे क्या हम बच्चों को सुला सकते हैं? वॉल पे हैंग किया होगा तो इसलिए पूछ रहे हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। देखिए, मंदिर है, बच्चे हैं, इनका ऑब्जेक्ट का कंसर्न नहीं है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है हम उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि वो जोन माना बहुत थोड़ी है और इसमें बहुत, ये बड़ी कीमती जोन है। आपके मंदिर के लिए भी यही जोन है, आपके बच्चों के लिए भी यही जोन है, आपके कैश के लिए भी यही जोन है, तो हमें ये मैनेज करना पड़ता है। हाँ, आप कह रहे हैं ऊपर है मंदिर और नीचे बच्चे सोएंगे, तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप देखिए, आपके बच्चे नॉर्थ टू साउथ सोएंगे, दैट इज साउथ में सर होगा और नॉर्थ में उनके पैर होंगे, तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि उन बच्चों के पैर भी मंदिर की तरफ होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वहम मत डालिए कि पैर बच्चों के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए एनर्जी, एनर्जी आती है हमारे हाथ और पैर के पोरों से, और एनर्जी चलती ही उसी दिशा से है। अर्थ की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो उसी दिशा से आती है, दैट इज एक्चुअली वो साउथ मैग्नेटिक पोल है, पर अगर हम मान के चलें कि वो जोग्राफिक नॉर्थ है, तो एनर्जी हमारी उसी तरफ से आ रही होती है, तो वो मैनेज करके चले, हाँ वहीं सुलाएं। ठीक है सर। ये सिद्धि लहारे हैं, ये कह रहे हैं कि सर मकान के नीचे जमीन खोदकर जो बनाया जाता है उसे हम बेसमेंट कहते हैं, क्या ग्राउंड पर ही मैं पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ दूं और फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहने लग जाऊं, तो क्या जो ग्राउंड फ्लोर मैंने छोड़ा है पार्किंग के लिए उसको भी बेसमेंट कहेंगे? नहीं, वो बेसमेंट नहीं है। ओके, ये ओके सर, फाइन। यस, बहुत बढ़िया है। आप Skilled parking बेसमेंट कहलाती वो है ना? होती है
जो आप रोड लेवल से नीचे चले जाते हैं, वो बेसमेंट होती मैं आपको जोड़ रही थी। स्टिल्ट पार्किंग कहलाएगी ना ये है। तो। स्टिल्ट, हाँ। तो इस तरह की पार्किंग हाँ, स्पेस छोड़ स्टिल्ट के आप पार्किंग घर, इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, वो जगह छोड़ के आप वहां पार्किंग कर लीजिए। ठीक है। तो मैम एक सवाल है रिद्धि जोशी का, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी जन्म से ही ठीक नहीं थी, उसे ऑटिज्म था। वो अब 3 साल की हो गई है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारा घर जो है वो दक्षिण पूर्व में है। देखिए, वो क्योंकि आप जिस घर में पहले रहे हैं उसके कारण उस बच्ची पे असर तो, प्रभाव तो पड़ गया। अब आप इसको ट्रीटमेंट ही समझ के चले कि उसका दूसरा भी नए घर में हम इसको ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा। हाँ, यह है कि फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं दक्षिण पूर्व में आपका एंट्रेंस है। नहीं, एंट्रेंस नहीं, वो घर कह रहे हैं घर, एक्चुअली। हमारा घर दक्षिण पूर्व में है। किससे दक्षिण अब पूर्व ये में तो सर? दक्षिण हाँ पूर्व सर, इतनी किससे? डिटेल उन्होंने लिखी है। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव देखिए, पार्ट जो हम इसको टच ये करेंगे। स्थितियां, ऐसी स्थितियां होती है ना सर, अगर आपका नॉर्थ ओपन है ना, तो डेफिनेटली बच्ची में फ़र्क आना चाहिए और आ रहा होगा। तो अगर नॉर्थ ओपन नहीं है तो हो सकता है और ज़्यादा वो बीमार हो जाए। तो इसलिए आप नॉर्थ में या तो ओपन कीजिए या फिर उसको छत पे सुलाइए, तो डेफिनेटली फ़र्क आएगा। बाकी आप ये ज़रूर बताइएगा किससे दक्षिण पूर्व ऐसे सिंगल दिशा नहीं मानी जाती जब तक उसका दूसरा बिंदु एक्टिवेट ना किया जाए। तो सर ये ऑटिज्म वाली स्थिति आपने बताई, लेकिन कई बार हमने देखा है प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो पाती है। 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में कंसीव किया जाता है, लेकिन उससे पहले मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसमें भी वास्तु का असर है? दोनों चीज़ें होती हैं सर। एक तो ना उसकी टेंडेंसी बॉडी की यही होती है, अच्छा। वो बाय बर्थ होती है और उसमें उसके एस्ट्रोलॉजिकली उसमें प्रॉब्लम होती है, और दूसरा वास्तु से होता है। ओके। अगर वास्तु से होता है तो हम जैसे ही घर में जाते हैं बता देते हैं कि मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, और उसी के नहीं, औरों के भी होंगे। मैं इसी पे आ रहा था सर। Yes. एक स्थिति तो वो जो मैंने आपको बताई, लेकिन एक भाई के भी साथ यही हो रहा है और दूसरे भाई के साथ भी हो रहा ये है, वास्तु की प्रॉब्लम। और दोनों अलग अलग घर में रह रहे हो? दोनों अलग अलग घर में हाँ, रह रहे हो तब दोनों मेल में प्रॉब्लम है। ओके। दोनों मेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, जब हमारा पंचम का स्वामी अष्टम में या 12th हाउस में बैठ जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब दोनों भाई जो हैं एक ही घर में पैदा हुए होंगे। अब एक घर में पैदा हुए तो पॉसिबिलिटी 99% ये होती है कि उनकी हॉरोस्कोप के अंदर उनका पंचम का स्वामी 8th में या 12th में हो। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये चांसेस हो जाते हैं, पर इसको वास्तु से सुधारा जा सकता है। अगर मेल में प्रॉब्लम होती है तो इसको वास्तु से सुधारा जा सकता है। ठीक है। मैम एक सवाल आया, हालांकि उन्होंने अपना नाम पंजाबी में लिखा है, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सवाल ले लेता हूँ। सवाल हिंदी में भेजा है। नमस्ते सर, ओवरहेड टैंक की आदर्श स्थिति कौन सी है? तो मैम आप बता दीजिए इसका जवाब। बेस्ट तो इसकी डायरेक्शन बनती नॉर्थ वेस्ट है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं तो दी बेस्ट पोजीशन है। अच्छा, वहां पे ठीक रहेगा। सर सुभाष बिश्नोई का सवाल है, कह रहे हैं कि नमस्कार सर, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, नॉर्थ खुला है, पर नॉर्थ की दीवार के साथ लोहे का जाल लगा है, और सर से पूछना है कि क्या ये सही है गलत? इसको ढकने के लिए क्या धातु यूज करें या मैं त्रिपाल वगैरह डाल सकता हूँ? नहीं, धातु वातु क्या यूज़ करनी है, कोई उसमें शीट लगा लें, फाइबर शीट लगा लें, प्लास्टिक शीट लगा लें, कुछ भी हल्की सी हल्का लगा लें। और अगर ओपन रखें तो क्या दिक्कत है? अगर ओपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यार मज़ा आ रहा है, आपका लॉटरी निकली हुई है, क्यों बंद करते हो उसको? सब पूछ के करते हैं सर अब आपसे। हाँ, नहीं, त्रिपाल भी लगाना है तो डॉक्टर महेश गुप्ता बताएंगे तो त्रिपाल अच्छी लगेगा। बात है सर, अच्छी बात है। तो मैंने त्रिपाल कब लगाना है सर? आप लगाना जितना- 27 में। सर आपने 1 साल और बढ़ा दिया। जितना इनका नॉर्थ खुला रहेगा और बारिश आएगी तो बारिश के साथ धन भी बरसेगा, तो इसे क्यों रोक रहे हैं? बरसने दीजिए ना। मैम ये नोवी मलिक है, कह रहे हैं कि ये सवाल आप ही के लिए है। मैम से पूछेगा कि मेरे घर पर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, तो इसके लिए आप कुछ उपाय बताएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। मैडम, सबसे पहले तो देखिए आपके घर में ये सबसे सुंदर बना हुआ, वेल मैनेज्ड एंड वेल यूज्ड होगा। इसको तो आप डर जब- क्यों रही है ये फिर? मैं वही उसी पे आने हाँ। जा रही हूँ। वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। अब एक बात देखिए, दिस इज साइंस, ओके? साइंस को आप डिनाई कर भी नहीं सकते। हमारे क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसके कारण जो हमारा ट्रू नॉर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब हमारा जो अर्थ है वो उसी पे स्पिन कर रहा है।
जब वो वहीं पे स्पिन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, वो फोर्स उस जोन को मोस्ट एनर्जेटिक कर देता है। और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, जो एक्चुअली में साउथ मैग्नेटिक पोल है, पर वो मैग्नेटिक नॉर्थ के पास ही है। और पूरे अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटोस्फीयर तक वहीं से आती है। अब आप देखिए इतनी एनर्जेटिक वो जोन है, और सुबह सुबह की इंफ्रारेड रेज आपकी वहीं से आ रही हैं, तो आपके नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से ज़्यादा बढ़िया तो जगह ही नहीं हो सकती। हाँ, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सेकंड अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो इट्स नॉट दैट बैड, तो उसको तो आप यूज़ करें, आप क्यों घबरा रही हैं? दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। आप तो साइंस समझ के चलिए ना, डोंट गो फॉर एनीथिंग। इतनी बड़ी एक साइंस बताती हूँ आपको, ये थोड़ा सा है, आप समझने की बात है। अर्थ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पूरी पृथ्वी पे पड़ेंगी ऑब्वियसली, पर वो जब एटमॉस्फेयर के इक्वेटर पे टकराती हैं ना, इक्वेटर साइड पे, वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चली जाती हैं। अच्छा। अब वो वहाँ पर इतनी एनर्जेटिक जगह हो जाती है। आप ये देखिए, सूर्य की किरणें तो पूरे अर्थ पर पड़ रही थी, पर फिर वो क्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही इतनी एनर्जेटिक है कि वहाँ पे ऑरोरास फॉर्म होते हैं, इक्वेटर पे क्यों नहीं होते? अब क्या है, अर्थ इज़ अ मैग्नेट, ओके। जब वो मैग्नेट है, हमारा घर भी, क्योंकि इट्स अ डायपोल मैग्नेट, डायपोल में एवरी हाउस इज ऑल्सो अ मिनी मैग्नेट। तो हमारा जो वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का जोन है, वो एक चुंबक है। वो क्या कर रहा है, सब कुछ खींच रहा है अपनी तरफ। हमारी एनर्जी ही नॉर्थ से अपनी तरफ खींच रही है, वहाँ से खींचती है और साउथ से निकल जाती है। तो जब यहाँ से जो खींच रही है, जहाँ से हमें मिलने का रास्ता है, वहाँ से तो हमें सब कुछ मिलेगा ना। आप वहाँ पे जब सुबह सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हो, तो फर्स्ट प्रक्रिया हमारे शरीर ने फ्रेश होने की ही बनाई है। आप वहाँ पे उस जगह पे बैठ के जब आप फ्रेश होते हैं, आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है और मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। जब कुछ खाली होगा तभी तो शरीर में भरेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट जोन टू अटेन एनर्जी। एनर्जी 100% आती है, एटम्स तो काम करेंगे ही करेंगे, वो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। तो घबराने की लोड़ नहीं है, घबराने की नहीं है, आप उस वो जगह को यूज़ करो, और बच्चे तो स्पेशली यूज़ करें। इवन आप जो आप सारे फैमिली मेंबर उसी टॉयलेट को यूज़ करें। ठीक है, ठीक है। तो सर कई सारे पोल में हमने समझा दिए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लेकिन मुझे कौन से पोल पे जाना है जब मैं कह पाऊँ कि सर अब गाना सुना दीजिए ना। लास्ट सेगमेंट सर, मोस्ट अवेटेड। तू ना हो नजर में फिर दिन में भी अंधेरा है, तू ना हो नजर में फिर दिन में भी अंधेरा है, तू अगर नजर आए, तू अगर नजर आए, रात भी सवेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। तो इस चंपई अंधेरे को दूर करेंगे अगले हफ्ते भी शुक्रवार को शाम 6 बजे। थैंक यू सो वेरी मच सर। आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मैम। मैं पॉडकास्ट की शुरुआत से कहना चाह रहा था, लेकिन आखिर में मैंने आपसे कह ही दिया। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी धमाल के साथ। तो आज के इस पॉडकास्ट को लेके आपके क्या रिएक्शन है प्लीज मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का इंतजार रहता है। आपके सारे सवालों को हम सिलसिलेवार शामिल करते हैं शुक्रवार शाम 6 बजे। इस टाइम को पेन डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, यही मुलाकात होती है हमारे और आपकी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।